बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है कि कल जो बारिश के हालात लाहौर में भी कराची में भी चल रहे थे वो कुछ सेटल हो गए। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जिधर जिधर बारिशें हो रही थी वहाँ पे कल के दिन काफ़ी लोग परेशान भी हुए, डिस्टर्ब भी हुए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कंपैरेटिव टू पिछले सालों में एटलीस्ट पंजाब में हमने बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स की सलूशन, ड्रेनेज सिस्टम्स वगैरह इन चीज़ों को सेटल होते हुए देखा। पहले तो ये होता था व्यूअर्स, इवन लास्ट ईयर, बल्कि लास्ट ईयर कि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो मतलब पूरा लाहौर शहर या पंजाब के ज़्यादातर इलाके जो हैं वो बिल्कुल ही एक तरह से स्टैंड स्टिल पे आ जाते थे। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं। कल जो भी मामलात हुए साथ साथ भी मसाइल को हल किया गया और आज जिस तरह मॉर्निंग शो पे आए सारा कुछ किया, बहुत बहुत बेहतर कंडीशन थी कंपेयर टू येस्टरडे। सो द फैक्ट इज़ इस चीज़ का ऑफ कोर्स क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, बट क्रेडिट इज़ ड्यू। देखिए व्यूअर्स, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला कर लिया कि हर वक्त लोगों की से मुराद मतलब चीज़ों से या हालात या मामलात की शिकायत करने के बजाय हम अच्छी और पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करेंगे और जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करके उनका हल ढूंढेंगे। व्यूअर्स, प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के हर वक्त कहना ये भी बहुत बुरा हो रहा है, वो भी बहुत बुरा हो रहा है, अगला बंदा ना भी डिप्रेशन में हो तो वो डिप्रेशन में चला जाए। सो माई पॉइंट इज, लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स एंड जो पॉजिटिविटी हुई है। जहाँ पे कल बारिश हुई, बच्चों ने भी खेला, एंजॉय किया, मतलब हमारे घर के तो बच्चे पानी में ही कल खेलते रहे सारा दिन। बट जहाँ पे बच्चों ने पानी शानी में उछला कूदा, बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, घरों में जिस तरह कल हम लोगों ने घर में हर किस्म के पकौड़े बनाए, पालक के भी बनाए, प्याज के भी बनाए, आलू के पकौड़े भी बनाए, उसके अलावा मिक्स पकौड़े भी हमने बनाए, बैंगन के पकौड़े बनाए, हर किस्म के कल हमने पकौड़े बनाए हर किस्म की। और शेफ़ नूर एक बड़े मज़े की चटनी जो है वो मुझे बना के ला के देती हैं, तो वो चटनी भी हमारे पास कुछ थोड़ी सी बची हुई थी, हमने वो भी साथ खाई। उसी के साथ हमने पुदीने का रायता भी बनाया और साथ में इमली की चटनी के साथ हमने कल बैठ के पकौड़े भी खाए, चाय भी इंजॉय की। लेकिन व्यूअर्स, इस किस्म के डेज़ ना वन ऑफ होते हैं जहाँ पे आप हर किस्म की अपनी फनकारी कर लेते हैं और अपनी इंजॉयमेंट कर लेते हैं। लेकिन सेल्फ केयर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी ज़ात का ख्याल रखना, और जब अपनी ज़ात का ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे तो इर्द गिर्द वालों का भी रख लेंगे। सो आज इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे है। ये दिन हर साल 24 जुलाई को 24/7 क्या कहा जाता है, राइट? जैसे कि 24 जुलाई यानी कि 24/7 यानी कि 24/7 को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2011 में इंटरनेशनल सेल्फ केयर फाउंडेशन ने की थी। अब 24 जुलाई की डेट इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि ये इस बात की निशानदही करती है कि सेल्फ केयर सिर्फ कभी कभार या वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन हमें सेल्फ केयर करनी चाहिए। इस दिन का मकसद लोगों को अवेयरनेस देना भी है कि भाई अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना है, और उसके साथ साथ ये गाइडेंस भी देना कि जो अपना ख्याल रखना है या सेल्फ केयर करनी है वो आखिर करनी कैसे है, लाइक व्हाट इज़ द वे टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं तो अपना बड़ा ख्याल रखती हूँ, सुबह हम पराठे खाते हैं, दोपहर को हम हलीमे खाते हैं, रात को निहारियाँ खाते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो बंदा सोचता है कि यार ये सेल्फ केयर के नाम पे अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती हो रही है, सेल्फ केयर कम एंड सेल्फ टॉर्चर ज़्यादा। सो आज अगर इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे मनाया जा रहा है तो जो बात हम पूरा साल अपने प्रोग्राम में करते हैं आज हम उसको ऑफिशियली करते हैं आपके साथ, बिकॉज आज दिन ही अपनी ज़ात का ख्याल रखने का है। सो इसमें क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको जल्दी से 5 चीज़ें, सेहतमंद ग़िज़ा, डेली एक्सरसाइज, नींद का पूरा करना, स्ट्रेस को, अपनी टेंशन एग्जाइटीज़ को मैनेज करना, और अपना मेडिकल चेकअप्स टाइमली कराना, जिसमें ऑफ कोर्स अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन की और वेरियस डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक तो मेडिकल चेकअप होता है ना कि अगर आप बीमार हों, और एक ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आप डायबिटिक हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर है या गुर्दों का कोई मसला है, कोई भी पथरी का इशू है, तो आप रेगुलरली फिर अपने चेकअप्स करवाएं। ये मतलब नहीं है कि आप मेडिकल चेकअप यानी कि जब बीमार हो तो ज़रूर डॉक्टर पे जाएं।
कुछ चीज़ें होती हैं जो बीमारी से हट के भी मैनेज करनी होती हैं, और वो ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट के कंडीशंस हो गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स जिनके लिए आपको रेगुलर मेंटेनेंस वाली केयर करनी होती है। डेली जो आपने सेल्फ केयर करनी है वो तो अपनी जगह, लेकिन मेडिकल चेकअप्स भी आप पे ड्यू हो जाते हैं कुछ बीमारियों में हर 3 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद। इसमें फिर डेंटल विजिट्स भी हैं कि भी साल में एक दफ़ा तो डेंटिस्ट के पास चक्कर ज़रूर लगाएं, दांत वांत चेक कराएं, अपनी आंखों को रेगुलरली चेक कराएं। सो व्यूअर्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आज इंटरनेशनल सेल्फ केयर को मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे अपने प्रोग्राम में भी एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाया है जो हमें फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग़िज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करेंगे। लेकिन मैं जो कुछ पॉइंट्स जो हमारी टीम चाहती है आपको क्रॉस करना, सबसे पहले तो सेहतमंद ग़िज़ा। व्यूअर्स, पराठे अंडे भी खाए जा सकते हैं, और दही के साथ, फ्रूट्स के साथ स्मूदी बना के एक बोल में जो है स्क्रैम्बल्ड एग्स खा लिए या ओट्स आपने बना लिए, मतलब हज़ारों डिफरेंट व्यूअर्स ऑप्शंस होते हैं खाने में भी। हमें लगता है कि अगर हमारे अम्मा अब्बा पराठे अंडे सुबह खाया करते थे तो हम भी पराठे अंडे खाएंगे, तो दैट्स ओके। लेकिन व्यूअर्स, हर जनरेशन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो शायद हेल्थ वाइज इतनी पॉजिटिव नहीं होती। जैसे पहले वक्तों में लोग कहते थे हाय इस बंदे को शुगर है या इसको डायबिटीज़ है तो ये बिल्कुल भी कोई मीठी चीज़ नहीं खा सकता, बिल्कुल भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन ओवर टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्वेंट भी हुई, ईजाद भी हुई, और उसके अलावा ये क्लैरिटी भी मिली कि फ्रूट्स में और बहुत सी ऐसी चीज़ों में जिनमें नेचुरल शुगर्स हैं सर्टन किस्म की, वो डायबिटिक लोग ले सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज ट्रेडिशनली कोई चीज़ चलती आ रही है उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। ऑल्सो हर रोज़ एग्जैक्ट वही नाश्ता करना भी एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट चीज़ नहीं है। किसी दिन आपने फ्रूट सैलेड एंड योगर्ट खा लिया थोड़े से ग्रेनोला के साथ, किसी दिन आपने अंडे खा लिए और एग्स के साथ आपने कुछ स्मूदी पी ली। हर रोज़ अगर आप अपने ब्रेकफास्ट को उसके ऊपर आपने सीड मिक्स डाल दिया, सुपर सीड मिक्स डाल दिया, जिसमें आपने वेरियस किस्म के बीज वगैरह, जो आजकल बहुत ज़्यादा सीड साइकिलिंग, चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए। सो द पॉइंट इज़ आप सीड्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। बहुत से ऑप्शंस हैं व्यूअर्स, एंड ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जो आपकी पहली मील दिन की एक फास्ट के बाद। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? अपने रोज़े को या अपने फास्ट को तोड़ना, राइट? तो सुबह उठ के हम अपने वो जो जितनी भी देर आप सोए हैं, 6 घंटे सोए हैं, 8 घंटे सोए हैं, 12 घंटे सोए हैं, उसके बाद आप अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं। तो उसको अच्छी ग़िज़ा के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ करें, एंड देन पूरा दिन जो भी खुराक लें वो अपनी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक लें। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, डायबिटिक बंदे की मुख्तलिफ खुराक है। एक बंदा जिसका वेट ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा है और वो उसको मेंटेन करना चाह रहा है, उसकी ग़िज़ा फ़र्क होगी। मेरी ग़िज़ा बिल्कुल फ़र्क है, बिकॉज़ अब मैं सिर्फ मेरा वेट वहाँ पे है जहाँ पे मैं चाहती हूँ, बल्कि इससे ज़रा ज़्यादा ही हो जाए, कम ना हो। सो मेरी खुराक आपसे मुख्तलिफ होगी। जो बंदा वेट कम करना चाह रहा है, जब मैं वेट कम कर रही थी तब मेरी डाइट फ़र्क थी। तो ग़िज़ा को अपनी लाइफ और रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना होता है। पत्थर में तो नहीं लकीर कि भाई फ़लाँ चीज़ ही आपने हर रोज़ लंच पे खानी है। और हम हमेशा व्यूअर्स आपके साथ शेयर करते हैं, किचन में भी जो चीज़ें बनाते हैं उन चीज़ों में हमेशा आपको गाइडेंस देते हैं कि इसको अगर आपने हेल्दियर अल्टरनेटिव की तरफ लेके जाना है, या वेट कम कर रहे हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। देन एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज हमारी जिस्म की रिक्वायरमेंट है। कैसे? हमारी बॉडीज़ व्यूअर्स बनी थी हिलने जुलने के लिए, सोफ़ों पे बैठने के लिए नहीं बनी थी। आप अगर बिगिनिंग ऑफ टाइम को देखें तो ख़वातीन गैदरर्स होती थी, मर्द हंटर्स होते थे, वो जाते थे जानवर को पकड़ के लेके आते थे। और ऑब्वियसली सिर्फ ख़वातीन, मर्द नहीं करते थे हंटिंग, औरतें भी करती थी, लेकिन जनरली मर्द हंटिंग करते थे, घर लेके आते थे। ख़वातीन जो हैं वो सब्जियां उगाना, ये वो इस किस्म के काम करती थी। और हंटर्स और गैदरर्स वो मिल के 24 घंटों में 16 घंटे हिलते रहते थे ये लोग। अब मसला ये है कि हम लोगों की मूवमेंट सोफ़ों तक लिमिट हो गई है। चल के हम लोग एक से दूसरी जगह नहीं जाना पसंद करते। घर, अगर हमसाये के घर भी जाना है तो मैंने नोटिस किया कि लोग गाड़ी में या बाइक में बैठ के जाते हैं। तो जब हमारी एक्टिविटी इतनी कम हो गई है तो फिर एक्सरसाइज की ज़रूरत पैदा होती है। अगर हम नॉर्मल उस तरह की व्यूअर ज़िंदगी गुजार रहे होते जिस तरह पहले ज़मानों में, मतलब जब शुरू के वक्त थे, तो उन वक्तों में तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट थी कि एक्सरसाइज की ना हिम्मत होती थी ना ही ज़रूरत होती थी। लेकिन अब क्योंकि हमने अपनी जिस्मों को इतना ज़्यादा लेज़ी कर दिया है, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा ओबेसिटी और वेट गेन के इश्यूज़ होते हैं। लोग कहते हैं हम खाते तो कुछ नहीं है, वज़न फिर भी चढ़ता है, क्योंकि हम मूव नहीं करते व्यूअर्स।
खेलेंगे तो डाइजेशन बेहतर होगी ना। सो सेहतमंद ग़िज़ा और उसके साथ साथ डेली एक्सरसाइज। पहले वक्तों की अगर आप तस्वीरें देखें तो आप देखें कि जो एवोल्यूशन के थ्रू मर्द और औरतों की बॉडीज फुली मस्कुलर होती थी व्यूअर्स। पेट किसी का नहीं निकला होता था, जिस्म किसी का ढीला नहीं होता था, फुल सॉलिड बॉडी होती थी जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं। आज हमने बॉडी बिल्डर्स का नाम दे के वाओ करते हैं लोगों को। माय पॉइंट इज़ ना उस एक्सट्रीम पे जाना है ना इस एक्सट्रीम पे जाना है जिस पे हम गए हैं। फिर नींद का पूरा होना, भाई पहले लाइट अल्लाह में ही बंद कर देते थे, सूरज गुरूब हो जाता था और लोग जो है अपने सोने की तैयारी पकड़ के सो जाते थे। सुबह उठते थे फजर के वक्त जब सूरज निकल रहा होता था। सो व्यूअर्स, एक सिस्टम था, आपकी बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से बनी हुई है। सुबह के 4 बजे सो रहे हैं, दोपहर के 2-2 बजे तक मतलब सो रहे हैं। मुझे बताएं व्यूअर्स, ये कहाँ की एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का अंदाज़ है और ये कहाँ से एक हेल्दी लाइफ है? अल्लाह का एक निज़ाम है, उन्होंने खुद जो है वो लाइट ऑफ, मैं खुद ही कहता हूँ अपने बच्चों को, कहती हूँ देखो अल्लाह मियाँ ने भी लाइट ऑफ कर दी है। सो द फैक्ट इज़ अल्लाह ताला ये हमें इंडिकेटर्स, इससे बड़े क्या साइंस और वो दे सकते हैं। अब हमें कोई ईमेल तो नहीं आनी, कोई हमें वॉइस नोट तो नहीं आना कि ये करना है। आपको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो नींद का पूरा होना, स्ट्रेस को मैनेज करना। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है? जिस बंदे की नींद पूरी हो रही होगी, जिसकी ग़िज़ा सेहतमंद होगी, जो एक्सरसाइज कर रहा होगा, उसके स्ट्रेस लेवल्स, कोर्टिसोल लेवल्स वैसे ही जिस्मानी तौर पे कम होंगे। जो बंदा वेला होगा, जो घर पे बस बैठा रहता होगा, कुछ नहीं करता होगा, उसको वैसे भी चीज़ें ज़्यादा महसूस होंगी। और उसके अलावा जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड स्ट्रेस है ज़िंदगी, कामों, चीज़ों का, उनको तो वैसे ही नींद को और एक्सरसाइज का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर दिन में आपने 16 घंटे के लिए बाहर निकला है कामों के लिए, तो अपने साथ स्नैक्स रखें। अपने साथ स्नैक्स से मुराद ये नट्स रखें। अब आप चॉकलेट भी रख सकते हैं और एक छोटे से पैकेट में जिपलॉक में नट्स भी रख सकते हैं। सो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से अपने लाइफ को आगे लेके चलते हैं। और मेडिकल चेकअप का तो मैंने शुरू में ही व्यूअर्स बात कर दी थी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने सारे चेकअप्स अप टू डेट रखें, अपनी इम्यूनाइजेशंस मुकम्मल रखें। बच्चों की भी देखें कि अपने, अगर आप लोगों के पास कार्ड्स वगैरह बच्चों के पड़े हुए हैं डॉक्टर के, वो तो एक बार चेक ज़रूर करें कि क्या वो सारे अप टू डेट हैं और क्या सब जो हिफाजती टीके वगैरह लगने थे, अगर कोई मिस हो गया, कोई रह गया, वो जाके मैनेज करें। व्यूअर्स, आजकल की दुनिया में जहाँ न जाने क्या क्या बीमारियाँ फैली हुई हैं, अपने इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग रखना मेरे ख्याल से अक्लमंदी का एक मुजाहिरा होता है। मेडिकल चेकअप खैर ज़रूरत के तहत तो बंदा करा ही लेता है, लेकिन वो कहते हैं ना, डिग योर वेल बिफोर योर थर्स्टी। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू महसूस भी हो रही है, उसको चेक करा लें। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इजाज़त दें तो हम ब्रेक से वापस आके इस पे डिस्कशन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत ही लंबी बात कर दी। आपको पता है शेफ नूर, ये टॉपिक जो है हमारा, इसका कोई ना कोई हिस्सा हर रोज हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल सही कह, एक हिस्सा होता है। जी बिल्कुल सही। और अल्टीमेटली व्यूअर्स यहाँ पे बैठ के कहना हाय हाय ये बीमारी फैल गई है और टेंशनें फैलाने से बेहतर है कि जो चीजें हम अपने आप को महफूज करने के लिए कर सकते हैं वो पहले कर लें। उसके साथ अगर फिर कोई क्राइसिस या प्रॉब्लम आए तो जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी आपकी बॉडी की तो प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, और अगर कोई मसला या बीमारी आएगी भी तो कम शिद्दत की आएगी। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मेरे बेटे हमजा को टाइफाइड हुआ और मैं कितनी परेशान हुई और उसको हिफाजती टीके भी लगे हुए थे, बट हम इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। हुआ तो टाइफाइड, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ उस दौरान। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एप्रन पहन लिया है, किचन में आ गई हूँ। और आज किचन में बन क्या रहा है? आज हम बना रहे हैं जी बड़े ही मज़े की चिकन स्टीम रोस्ट बिरयानी। चिकन स्टीम रोस्ट बिरयानी? हाँ जी। ये क्या बात हुई? तो स्टीम रोस्ट चावल अलग-अलग ही बना दो। वो इसके साथ ऊपर फिर जब स्टीम हो जाएगा तो फिर हम उसको लेयर में रख लेंगे। अच्छा, लेयर में रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये अलग कुक जी होगा। ये हमने इसको मैरिनेट किया हुआ, मैं रेसिपी बोलूँगी, आप स्टीम के लिए ना इसको रखें। बिल्कुल ठीक है, मैं इसको स्टीमर आप देख रहे हैं व्यूअर्स। लाइए आप ना इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं और मैं तब तक ये रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैसेजेस आ गए, क्या हमजा के साथ ऐसा क्या हुआ था, टाइफाइड वाली जो मैंने टीजर दिया ना, बताऊंगी व्यूअर्स को। बहुत छोटा था उस वक्त,
आई वॉज एक्सपेक्टिंग हसन एट दैट टाइम, अच्छा। यानी कि हमजा 9 साल के करीब थे एंड ही गॉट टाइफाइड। लेकिन उस पर बात करेंगे, पहले ये बताइए ठीक है जी। कि हमारे इंग्रेडिएंट्स जी, चिकन स्टीम रोस्ट बिरयानी के लिए हमें चाहिए चिकन 2 किलो, चावल 1 किलो। स्टीम रोस्ट करने के लिए हमें चाहिए टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच, तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून, दही आधा कप, सिरका 1/4 कप और इमली आलू बुखारे का गूदा 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले हमने चिकन को कट लगा के अच्छे तरीके से धो के इसको हमने पानी और सिरके में डाल देना है 2 घंटे के लिए, ताकि इसका ब्लड जो है वो बिल्कुल ठीक मतलब इसका ब्लड निकल जाए। जब अक्सर लोग बोटी को तोड़ते हैं तो ब्लड आ रहा होता है, तो वो जो है ना इसका बिल्कुल वो वाइट हो जाएगा। उसके बाद आपने स्ट्रेनर से पानी से निकाल के स्ट्रेनर में डाला, ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको आपने रख दिया स्ट्रेन होने के लिए। अच्छे तरीके से इसको ड्राई करना है, ड्राई करके और आपने इसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जो है वो हमने इसके जो सारे मसाले हैं वो लगा देने हैं। और चावलों के लिए हमें चाहिए जी, ये देखें व्यूअर, स्टीम रोस्ट हमने सारा का सारा जो है वो अब इसमें लगा दिया स्टीमर में, राइट हियर। और अब इसको मैं यहाँ पे हाँ जी थोड़ा सा ना इधर इसको और इसमें ये साबुत गरम मसाले और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है बस। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। और और नमक हस्बे जायका इसमें चाहिए जी प्याज 4 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, दही 2 कप, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, आलू बुखारा आधा कप और मसाला जो है वो साबुत मसाला जो है वो ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च आधा चाय के चम्मच, बड़ी इलायची 4 अदद, छोटी इलायची 5 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, नमक लौंग 8 अदद, दालचीनी 3 स्टिक, हरी मिर्च साबुत 10 अदद, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, लेमन 4 अदद, धनिया पुदीना 2 कप, केवड़ा वाटर 1 चाय का चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। ये सारा डालना है जी, सारा डाल दें। इसका मसाला ही बनेगा ना, क्योंकि चिकन तो हमारा वो हो रहा है, चिकन तो हमारा ऑलरेडी हाँ जी, कुक हाँ होके जी, ही कुक हो जाएगा, रहा है, बिल्कुल हाँ सही है जी। मसाला व्यूअर्स, अल्टीमेटली किसी भी चीज़ में मसाला ही मेन हाँ जी, मेन मसाला होता है। अगर आप कोई खाना बना रहे हैं तो कढ़ाई में अक्सर ग्रेवी कम होती है, बोटियाँ बोटियाँ नज़र आ रही होती हैं। तो ये हमने पहले लहसुन अदरक की प्याज को बारीक काट कर इसको हमने ब्राउन किया है और फिर साथ ही जब लाइट ब्राउन हो गए हैं तो आपके सामने साबुत गरम मसाला और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। उसके बाद हम हाँ मसाले डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद फिर हम टमाटरों का ये जो है इसकी पेस्ट और दही डाल देंगे, ठीक है जी, क्योंकि और फिर उसके बाद हम इसमें आलू बुखारा डाल देंगे। ये मसाला जल्दी बन जाएगा। हमारा चिकन जो है वो स्टीम हो रहा है और उसके बाद जो है हम चावल को बॉईल करेंगे साबुत गरम मसाला डाल के, थोड़ा सा पुदीना डाल के। जब 90% चावल डन हो जाएंगे तो उसके बाद उसकी जो है हम लेयर लगा देंगे। पहले हम लगाएंगे लेयर चावलों की, उसके बाद हम चिकन रखेंगे। अगर आप नहीं भी चिकन रखना चाह रहे तो आप सबसे टॉप लेयर पे रख दें चिकन सारा, फिर मसाले की लेयर, फिर चावलों की और उसके ऊपर चिकन रख के इसको आप दम दे दें। धनिया पुदीना डालें और ये प्याज जो ब्राउन किए हुए हैं हमने ये डालने हैं, फूड कलर डालें, केवड़ा वाटर डालें और 10 मिनट के लिए दम पे रखें। मिक्स करके सर्व कर दें। साथ हम इसके मिंट रायता और कचूमर सैलड सर्व करेंगे। अमेजिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्यूअर्स हुआ क्या। मैं हमजा बहुत छोटे थे, आई थिंक 9-10 साल के थे और मैं 7-8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी हसन के साथ। अच्छा, ठीक है। अब आई एम एक्सपेक्टिंग हिम। फैसल चले गए पेरिस, उनकी वहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा केस था, तो वो अच्छा। अपनी केस के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए बाहर चले गए। अब मैं घर पे हूँ, हमजा को बुखार हुआ, उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, डॉक्टर के पास लेके गई पहले चेकअप के लिए। डॉक्टर ने कहा पता नहीं पहले कभी मलेरिया करें, कभी वो कहें मलेरिया तो नहीं हो गया, डेंगू तो नहीं हो गया, क्योंकि मौसम भी कुछ इसी टाइप का ही था। बिकॉज हमजा हसन आपको जैसे कि पता है कि पैदा हुए थे दिसंबर, ठीक है जी। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको हुआ क्या। खैर चेक वगैरह कराया तो पता चला टाइफाइड। अच्छा, मैं तो हो गई, मैं तो बड़ी अपसेट हुई। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने इसको टाइफाइड का टीका लगाया था, हिफाजती टीका जो लगाते हैं 2 साल का, कि 1 साल लगाया तो 2 साल चलता है। तो कहते हैं आपने कब लगाया था? मैंने कहा जी मैंने 2 साल पहले, मतलब 1 साल पहले, तो ये तो दूसरा साल है। तो डॉक्टर ने उस वक्त मुझे एक बड़ी पते की बात समझाई। उन्होंने कहा चुकन देखें, एक बात आप समझ नहीं रही, सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर आपने हिफाजती टीके लगाए हैं तो आपको वो बीमारी ही नहीं होगी। होता ये है कि बीमारी ने अगर होना है, अगर इतनी ज़्यादा शिद्दत की नहीं है तो वो फिर आपको ज़्यादा, मतलब फिर वो आपको होगी नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग उसका कोई स्ट्रेन या कुछ आपके सिस्टम में चला जाए तो कम से कम आपकी मौत नहीं वाक़या होगी और आप ज़्यादा बीमारी से
बच जाएंगे। सो इस वजह से हिफाजती टीके लगाने ज़रूरी होते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बच्चे स्विमिंग भी करते हैं, बाहर से चीज़ें भी खाते हैं, आजकल के मौसम में अगर हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं तो टाइफॉइड से बचना अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। और यहाँ पे अगेन आपको मैं व्यूअर्स रिमाइंडर दूंगी कि जब हम टाइफॉइड की बात करते हैं तो उसका प्रॉपर एक इलाज होता है। बिल्कुल। और वो ये भी डाल दो जी, डाल दें टमाटर के। टमाटर का ये पानी है, मैंने कहा ये एक दफ़ा इसको थोड़ा सा हम ड्राई आउट करके फिर नेक्स्ट स्टेप में दही डालेंगे। हर चीज़ को इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा कुक होने का टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो जब तक हमारा ये मसाला पक रहा है मैं बताती हूँ। अच्छा, फिर ये हुआ हमजा को उस वक्त वो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि चुकन इतने लोग बच्चे जो हैं उनकी मौत उस ज़माने में डेथ भी वाक़ हो रही थी क्योंकि इतनी शिद्दत की स्ट्रेन का आया हुआ था टाइफॉइड। और अल्लाह का करम है कि हमजा बच गया और उसको लिटरली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आईवी से हमें इंजेक्शन देने पड़ रहे थे और एंटीबायोटिक्स। और उसको 3 दफ़ा दिन में एंटीबायोटिक नहीं सॉरी सुबह शाम आईवी में एंटीबायोटिक जाती थी, दोपहर को उसको पता नहीं क्या दिया जाता था, उसी तरह आईवी में, क्योंकि वो ना कुछ खा पी सक रहा ना कुछ पी रहा। अजीब उसकी आंखें ऊपर चढ़े मेरी तो और सोचे एक्सपेक्टिंग हस्बैंड मेरे बाहर और बिल्कुल और समझ ही ना आए टेंशन इतनी ज्यादा। और बड़े लोग कहें कि टाइफॉइड वो तो खैर है। मैंने कहा जी अगर शिद्दत वाला हो तो अल्लाह माफी दे, आपकी डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन किन चीज़ों ने बचाया हमजा की? एक अल्लाह का शुक्र है कि एक्सरसाइज, नींद, ये सारी चीज़ें उस बच्चे की बड़ी रेगुलर तरीके से हम लोग लेके चलते थे। बस वो आपने केयर बहुत ज़्यादा की ना, हमने केयर की। सो देखिए सेल्फ केयर में ये भी आता है कि आप टाइमली सारी चीज़ों को मैनेज करें और उनको अगर जैसे इस सीज़न में आजकल अगर आपने नहीं भी लगाया तो कोशिश करें कि अगर आप अफोर्डिंग है तो टाइफॉइड का इंजेक्शन लगवा लें हिफाजती। अच्छा, वो 2 साल आपको लास्ट करता है। दूसरी बात, अब जैसे ही सितंबर अक्टूबर आएगा तो आपको सितंबर में फ्लू शॉट जो होता है वो वाला हिफाजती टीका भी लगा लेना चाहिए। स्पेशली ये उन लोगों को अप्लाई करती है जिनके बच्चे जिनके मतलब जो खुद भी छोटे उम्र के बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, और उसके अलावा वो लोग जिनका बाहर लोगों के साथ बड़ा इंटरेक्शन है, उनको भी लगवाना चाहिए। अब देखिए मैं फ्लू शॉट हर साल लगवाती हूँ, लोग मुझे कहते तुम्हें क्या तुम्हारी अपनी एज है, कोई इस एज पे कौन इतनी एहतियात है। वो मेरा पॉइंट ये होता है कि यार अगर मुझे फ्लू हो गया, वो जो प्रॉपर फ्लू, जुकाम की नज़ले की नहीं बात करी, प्रॉपर वाला फ्लू हो गया तो मुझे एक बात बताएं, हफ्ता 10 दिन अगर प्रोग्राम नहीं करूंगी तो नुकसान मेरा है, फिर दूसरों को भी लगने का खतरा और दूसरों को भी लगने का खतरा है। सो द फैक्ट इज एहतियात। अब जिस तरह कोविड के दौरान जो आर्टिस्ट लोग थे, जो हम लोग थे, हम लोगों को ऊपर तो बहुत सी चीज़ें इन लोगों ने इम्प्लीमेंट की हुई थी कि जी आपने ये भी एहतियात करनी है, वो भी करनी है बाकियों के कंपैरिजन में। कोशिश तो बहुत ही उस वक्त तो बहुत ही था, लेकिन अब ये भी डाल लें। नहीं, ये पहले ये डाल दें फिर इसको डाल। अच्छा पहले, अच्छा अब हम दही डालने लगे अपने मसाले के अंदर, क्योंकि टमाटर वाला भी जो मिक्सचर है ये देखें तैयार हो गया बिल्कुल। अब ऑलरेडी आप देखें उसकी शक्ल वो वाली आ गई जो बिरयानी। सो हमजा वाली बात भी शेयर करना, मैंने तो यही देखा है व्यूअर्स के जब भी मैंने ज़िंदगी में एहतियात की है ना, और आप कामयाब हुए हैं, कामयाब हुई हूँ, और जब भी मैंने डंडी मारी है ना, सोचा यार खैर है रहने दो ये वो, मेरे साथ यही हुआ ना। एक अरसा कोई 10 साल मैंने टाइफॉइड के इंजेक्शन नहीं लगवाए। फाइनली ये कोई 6-7 साल पहले मैं कोई नहीं 6-7 साल पहले नहीं, मैं उस ज़माने में पीटीवी अभी मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था, एक्सप्रेस, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स अगो। हमजा आई थिंक 2 साल का था या 2.5 साल का था। अच्छा। तो मुझे टाइफॉइड हुआ और मुझे बैक टू बैक 3 दफ़ा टाइफॉइड हुआ। एक दफ़ा हुआ वो टाइफॉइड मुझे लगा, मैंने थोड़ी एंटीबायोटिक ली, उन्होंने कहा कि जी इतनी देर लेनी है, मैंने 3 दिन ली, मेरी तबीयत बेहतर होगी, मैंने रोक दी। मैं भी इसी तरह ही करती। नहीं तो गलत करती हैं। फिर मैंने उससे फिर क्या हुआ कि वही टाइफॉइड लगा के सप्रेस हो गया, वो सप्रेस नहीं हुआ, वो डबल शिद्दत से वापस आया कोई 3-4 हफ्ते बाद, 5 डेज, और फिर आईवीज नहीं, बट जान वो डॉक्टर आपको बताएगा शिद्दत के मुताबिक। अब हमजा को तो आईवी से लगे थे, मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि नहीं यार टाइफॉइड का इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना है, क्योंकि बंदा बिल्कुल किसी जोगा नहीं रहता। सही कह रहे हैं। सो व्यूअर्स एट द एंड ऑफ द डे अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर करना, ये तो मेडिकल की बात करें, इसलिए मैंने एक्सरसाइज और दूसरी चीज़ों की बात नहीं की, क्योंकि अभी ब्रेक के बाद जो पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, इंटरनेशनली ट्रेंड ब्रिलियंट सर्टिफिकेशन वगैरह, उनसे हम बात करेंगे खुराक की, नींद की, एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज की। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे सेल्फ केयर पे कि अपनी ज़ात का कैसे ख्याल रखना है। बाय द वे जल्दी से ये बता दें शेफ नूर के अब हम कहाँ पहुँचे? अब यहाँ हम पहुँचे हैं कि ये इसका मसाला भुन जाएगा और हम इसको उतार देंगे, चावल बॉयल करेंगे। एक नज़र वो दिखा दें।
ये देखिए, हाँ जी। और ये जब फिर हम इसकी लेयर लगाएंगे और ये टॉप पे रख दें या सेंटर में भी रखना चाहते हैं रख दें। कुछ बीच में हाँ रख जी। दें, कुछ ऊपर हाँ रख दें, जी, क्योंकि हाँ जी। देखें बंदा ऊपर से सारे उठा ले तो अंदर से अंदर वाले किसी को हाँ मिला ही जी, ना। हाँ जी। सो ये हमारा ऑलमोस्ट डन के करीब Done है, के बस करीब है। मसाला जो है हमने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाँ भून जी, रहे हैं और चावल बॉईल करने हैं, और बस। चावल बॉईल करने हैं। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हमने इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे की जो एक लिस्ट बनाई थी कि सेहतमंद ग़िज़ा, डेली एक्सरसाइज, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिकल चेकअप, इनमें से एक ही एरिया को बेसिकली एड्रेस किया किचन में, वो है मेडिकल चेकअप। बाकी जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, सेहतमंद ग़िज़ा, डेली एक्सरसाइज, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, आज हमारे पास एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अगर आप रेगुलर अल्फाज में अगर इनको देखें या बात करें तो कहे ओ ही इज़ अ जिम इंस्ट्रक्टर, बट ही इज़ नॉट जस्ट अ जिम इंस्ट्रक्टर और अ ट्रेनर। ये एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं। जैसे कि हमारे साथ ज़ैनब गोंदल हुआ करती हैं जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है, बट शी इज़ अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, तो अगले लेवल पे एलिवेटेड। इसी तरह हमारे साथ आज जो पर्सनैलिटी हैं वो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं एंड ऑल्सो अ जिम इंस्ट्रक्टर और अ ट्रेनर और अ फिटनेस एक्सपर्ट और अ लाइफस्टाइल कोच, जो भी आप इनको टाइटल देना चाहें। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। भाई ज़ैन, सबसे पहले तो आपकी मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी तो फिर आपको ढूंढ के प्रोग्राम पे बुलाया। Thank you. हिफ्ज़ा खान है, वो आई प्रोग्राम पे, मैंने कहा हिफ्ज़ा यू आर लुकिंग ग्रेट। कहती है यार फाइनली आई हैव गॉट इट समबडी, उनके साथ मैं ट्रेन कर रही हूँ जो बहुत ही मतलब जिनको पता है कि खातून को ट्रेन कैसे कराना है। प्रॉब्लम ये है कि मेल ट्रेनर्स अक्सर हमारे मुल्क में ख़वातीन को ऐसे ट्रेन करा रहे होते हैं जैसे मर्द को ट्रेन कराना चाहिए। देखिए मेरी बॉडी, मेरे मसल्स आपके मसल से मुख्तलिफ हैं। अगर आपको मेरी बॉडी के स्ट्रक्चर का ही नहीं पता तो आप या तो मुझे इंजरी करेंगे या मुझे कोई बड़ा नुकसान करेंगे। सो आपको बुलाने का रीज़न, देखिए यहाँ पे हम किसी ऐसे बंदे को भी बिठा सकते हैं जो बड़ी बॉडी शॉडी बनाई हुई है और वो इस तरह करके मतलब यू नो लाइक प्रॉपर बॉडी बिल्डर टाइप, बट द पॉइंट इज़ एक लाइफस्टाइल और एक ज़िंदगी को चलाने का तरीका हम लोगों को सिखाना चाह रहे हैं आज के प्रोग्राम से। सेल्फ केयर के बारे में ज़ैन आप क्या कहेंगे, बीइंग एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया? और उसके साथ ये भी बता दो कि ये जो आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसे कि हमें कोई बीमारी होती है, कोई मसला मसाइल होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें पता होता है ही इज़ ए फिजिशियन, ही डिड MBBS समथिंग। इसी तरह जब हम फिटनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जब हम एक ट्रेनर चूज़ कर रहे होते हैं तो हमें ये पहले एश्योर करना चाहिए कि वो जो फिटनेस ट्रेनर है क्या वो जस्ट यूट्यूब पे वीडियोस देख के या अपने उस्ताद से चीज़ें सीख के तो वो जिम के अंदर तो नहीं लग गया। उसके पास उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बैकग्राउंड है, उसने क्या किया है, उसने BS स्पोर्ट्स साइंस किया हुआ है, MPhil स्पोर्ट्स साइंस की हुई है या PhD स्पोर्ट्स साइंस की हुई है। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट का मतलब ये है कि वो लड़का जो है, वो ट्रेनर जो है, वो इस फेजेस से गुजरा हो। तो एज अ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आपने क्या क्या किया हुआ है ज़ैन? आई डिड BS इन स्पोर्ट्स साइंसेज, ठीक आई है। डिड MPhil इन स्पोर्ट्स साइंसेज एंड करंटली आई एम इन प्रोसेस ऑफ PhD। तो आप PhD कर रहे हैं, तो इवेंचुअली यू विल बिकम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, Yes. अपनी फील्ड के डॉक्टर, एग्जैक्टली, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। डॉक्टरेट इनके पास होगा। डॉक्टरेट की डिग्री का बेसिकली व्यूअर्स मतलब ये है कि जितना मैक्सिमम आप उसके बारे में सीख सकते थे डिग्री वाइज वो आपने कर लिया। अब अपनी नॉलेज के लिए आप जितना मर्जी करें। असल में ज़ैन प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे माशरे में, बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, जो चीज़ आपने इस डिवाइस पे देख ली आप उसके शदाई हो गए। अब अगर ज़ैन के पास पैसे हैं, ज़ैन ने 8-10 मैगजीन्स को एक तस्वीर भेजी बिफोर आफ्टर की और साथ में किसी का एक शाउट आउट ले लिया, चाहे वो अपने किसी रिश्तेदार का क्यों ना हो, और वो लगा दिया अपने सोशल मीडिया पे और वायरल हो गए आप एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनर या जिम ट्रेनर या वट एवर। अब आपके पास डिग्री है नहीं है, कोई नहीं आपको जानता। पता है आप क्या कर रहे हैं नहीं पता। भाई व्यूअर्स सच्ची बात है, अगर उस किस्म की ट्रेनिंग करनी है वो तो मैं भी करा सकती हूँ आपकी। ऑनलाइन 2-4 चीज़ें देखी और एक स्पोर्ट्स की रूटीन, एक्सरसाइज की रूटीन बना दी किसी को और अगले को लगा दिया।
और होता ही है कि लोगों को क्योंकि शुरू में थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहा होता है, क्योंकि नई नई एक्सरसाइज शुरू की होती है, तो 2-3 हफ्ते के बाद जब उनको थोड़े रिजल्ट आते हैं तो वो कहते हैं ओके परफेक्ट ग्रेट हो गया। और फिर जब इंजरीज होती हैं तो वही लोग कहते हैं कि जी आपने गलत एक्सरसाइज की होगी। तो कराने वाला कौन है, आप या वो खुद? मेरी अपनी कज़न के साथ ये हुआ है, उसको एक बंदी करा दी थी योगा, और वो फ्लाई योगा था लटक लुटक के। उस बंदी की अपनी पूरी सर्टिफिकेशंस नहीं थी, उसने उसको कराया। जैन कैन यू इमेजिन, उस औरत की स्पाइन में इतना सिवियर प्रॉब्लम हो गया कि इट टुक हर 3 to 6 months टू रिकवर फ्रॉम द पेन, क्योंकि उसकी कमर गलत तरीके से। और आगे से जब उसने उस खातून को कहा कि भाई आपने मुझे कराया था, आप मुझे गाइड ही कर, तो कहती है आपने गलत किया होगा। तो कहती है आप साथ खड़ी हुई हैं, अकेली कर रही थी उनके साथ, फिर ट्रेनर आप पे डाल देता है। जी हमारी भी तो गलती है ना कि हमें पहले चेक करना चाहिए कि क्या वो ट्रेनर जो है उसकी एजुकेशन क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या हैं, तो क्या वो आपका जनरल पॉइंट ये ट्रेनर है कि या सेल्फ कुछ और? केयर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेल्फ केयर की सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने अगर अपने ख्याल रखने के लिए चीज़ें करनी भी हैं तो पहले ये चेक करें कि आप सही कर भी रहे हैं कि नहीं। यानी कि अगर ट्रेनर या किसी आपने ऑनलाइन भी किसी को अगर फॉलो करना है तो सबसे पहले यूट्यूब पे जिन लोगों ने अपने बनाए भी हुए हैं पेजेस व्यूअर्स, उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेशंस है, ये सर्टिफिकेशंस नहीं है। या अगर आप उनसे रब्ता करते भी हैं तो सबसे पहले ये सवाल पूछें जैसे डॉक्टर से पूछते हैं। राइट। सो वैसे तो डॉक्टर भी आजकल काफ़ी ऐसे घूम रहे हैं जिनको काम नहीं आता, जिन्होंने डॉक्टर लिखा है, तो खैर वो तो एक मुख्तलिफ बात है, बट खैर चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस है। एंड आई होप कि एक दिन आपकी फील्ड में भी, पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया ना था ना ब्रेक में, कि कनाडा में आप जिम को ज्वाइन ही नहीं कर सकते एज अ ट्रेनर अनलेस आपके पास सर्टन सर्टिफिकेशंस ना हो। और उन सर्टिफिकेशंस के बाद भी जो आपकी सर्टिफिकेशंस आपको अलाउ करती हैं, उन 2-3 किस्म के लोगों को आपको वो ट्रेन कराने देंगे, हर बंदे को नहीं कराएंगे। जैसे बुजुर्ग को, यंगर जनरेशन को, उनके मुख्तलिफ होते हैं ट्रेनर्स। एग्जैक्टली। तो हर काम हर कोई नहीं करता वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं सेल्फ केयर। उसमें ग़िज़ा का, खुराक का, नींद का क्या ताल्लुक है? स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड में आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये जो तीनों ये कर लेगा उसको स्ट्रेस वैसे उसकी अद्दी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट के ऊपर। खुराक, हाँ। जब एक पर्सन या एक फ़ीमेल जो है वो सोचती है कि अब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, तो ट्रेनिंग से पहले आ जाती है उसकी डाइट। डाइट के अंदर हमें समझना होगा कि एक बंदा जो है वो कितनी कैलोरीज इंटेक कर रहा है और कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है। हम बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बात करेंगे ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। कैलोरीज कहते हैं बेसिकली हम जो फूड इंटेक कर रहे हैं उसकी जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको हम कैलोरीज से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फ़ीमेल जो है वो उसका जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग वो 2500 किलो कैलोरीज जो है उसकी डेली रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसको भी मैं आसान कर देता हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब देखो ना, मेरा वेट 48 किलोज है इस वक्त, 48 और 50 किलोज के बीच में होता है मेरा। अब मैं कितना प्रोटीन और जिसे चीज़ें करूँ, शेफ नूर कितनी करें? अब शेफ नूर और मैं ज़्यादा टॉल नहीं है, हम दोनों की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि यार कद ऑलमोस्ट उनका एक ही है। लेकिन जब बात आ जाएगी वेट पे और आपकी एक्टिविटी लाइफस्टाइल के ऊपर, एग्जैक्टली, तो हमें क्या करना है, हमने सिंपल चीज़ें बहुत सिंपल हो गई हैं। गूगल पे आपने जाना है, आपने लिखना है BMI कैलकुलेटर। ठीक है, आप BMI कैलकुलेटर लिखेंगे, जब वो आ जाएगा उसके अंदर आपने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है, आपकी एज, हाइट, वेट। इससे पता लग जाएगा सबसे पहले आपको कि आप अंडर वेट में हैं, आप गुड वेट में हैं, नॉर्मल वेट में हैं या ओवर वेट में हैं, या आप ओबीस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। पहली चीज़ क्लियर हो गई। एक बंदा जिसको बिल्कुल फिटनेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, एक फ़ीमेल जो घर में रहती है, घर के कामकाज करती है, उसको नहीं आइडिया इन चीज़ों का, उसको जहाँ पे ये तो पता लग गया कि वो किधर फॉल कर रही है। इसके बाद हमने देखना है कि उस पर्सन को कितनी कैलोरीज चाहिए अपनी डेली एक्टिविटी के हिसाब से। उसके लिए हम लिखेंगे गूगल पे TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसके अंदर भी सेम हम अपनी एज, हाइट, वेट पुट करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। TDEE। ठीक है, मैं तब तक अपना निकालती हूँ, आप बताते जाएं। हाँ ठीक है। अब एक पर्सन, एक मेल है या फीमेल है, उसको पता लग गया है कि एक तो वो अंडर वेट में जा रहा है, हम बात कर लेते हैं वो ओवर वेट है, उसको पता लग गया। और उसको ये भी पता लग गया है कि उसको कितनी कैलोरीज चाहिए डेली रूटीन के अंदर बाय
टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेटर। अब उसने वेट गिराना है या बढ़ाना है, सारी गेम यहाँ पे आती है। अगर तो वो बंदा या वो बंदी ओवरवेट है और उसको पता है कि मेरी डेली जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2500 किलो कैलोरीज है, तो वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि वो जहाँ पे उसको 2500 चाहिए वहाँ पे वो 2000 किलो कैलोरीज इनटेक करना स्टार्ट कर देगी। एट द सेम टाइम हम ऐड करेंगे एक्सरसाइज कुछ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब देखे BMI मेरा लोअर साइड पे है, बॉडी मास इंडेक्स जो आपने कहा, ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने मुझे गाइड किया, देखे व्यूअर्स BMI तो मैं बड़ी दफ़ा अपना निकाल चुकी हूँ, लेकिन अपना अब जैसे कि मेरा करंट वेट मैंने 49 लिखा, तो उसने कहा कि जी अच्छा फीमेल हो गई मैं, या आप मुझसे यही पूछ रहे हैं ना। अब देखिए आपका टिपिकल वीक क्या है, यानी कि आप कितने एक्टिव हैं, नॉट एक्टिव, लाइटली एक्टिव, मॉडरेटली। आई थिंक आई एम डेफिनेटली एक्टिव, बट अपने हिसाब से मॉडरेटली एक्टिव। अब वो मुझे ये कह रहा है कि देखें आप मॉडरेटली एक्टिव हैं, आपकी बॉडी टाइप नॉर्मल है, आपने 0 किलोज लूज करने हैं, ठीक है, आपकी बॉडी अच्छी शेप में है। एग्जैक्टली अच्छा, अब वो मुझे पूछ रहा है कि जी कैलोरी डेफिसिट ये वो व्हाटएवर। अब आपसे ये भी पूछ रहा है कि आप रहते कहाँ हैं। सो अगर आप एनवायरमेंटल फैक्टर, हाँ जी, जिसका लिंक एंड पे हम लिंक करेंगे स्ट्रेस के साथ। अब देखिए मेरा वेट, अब मैं सिर्फ उसकी तरफ आना चाह रही हूँ कि ये मुझे क्या कह रहा है कि मैंने कितना को खाना है और कितना को एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज जो है वो आपने इनटेक करनी है। बिल्कुल। तो हम आगे लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। हमें पता लग गया है कि हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो 2500 किलो कैलोरीज है। हम क्या करेंगे, 500 जो है वो कैलोरीज अपनी डाइट से निकाल देंगे, तो हम कितनी इनटेक करेंगे, 2000। और हमें ये पता कैसे चलेगा कि किस हम जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। बहुत सिंपल है, आप गूगल पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाएं, डिफरेंट ऐप्स आपको मिलेंगी, आप स्कैन करेंगे जो आपके सामने प्लेट है वो आपको बता देगा कि इस खाने के अंदर कितनी कैलोरीज है। आपने इस तरीके से फूड को डिवाइड करना है कि आपका जो 2000 कैलोरीज आपकी बन रही हैं उसके अंदर 60% आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। हमें पता ही नहीं लग रहा होता है कि हम कितना खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, प्रोटीन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जहन में भी हिसाब किताब तो कर रही हूँ, वो एट सम पॉइंट बता दूंगी व्यूअर्स को। लेकिन बात ये है कि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, एक तो हमें 2 मिनट चाहिए होते हैं अपनी ज़ात को देने के लिए। अगर आपने डेली का व्यूअर्स कैलोरी डेफिसिट में भी जाना है, एक्सरसाइज भी करनी है, ये सारा कुछ करना है, यानी कि आप 1-1.5 घंटा तो अपनी ज़िंदगी का दिन का निकाल रहे हैं ना ये चीज़ें करने के लिए। तो 15 मिनट निकाल के रिसर्च करके कर लें। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जैन कि ये बात एक ज़माने में आम हो गई कि औरतों के हर बंदे को प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। याद है प्रोटीन डाइट, एटकिंस डाइट, यू आर वेरी यंग, बट मतलब हमारी व्हेन आई वाज यंगर ये होता था कि भाई हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। अब हो क्या रहा है कि लोगों ने फलों को, सब्जियों को, अनाज को, फाइबर लेना छोड़ दिया। अब जब भी मेरे जनरेशन की खातून वेट लॉस की तरफ जाती है वो फौरन हाई प्रोटीन डाइट पे चली जाती है। प्रोटीन तो मुझे इतना चाहिए ही नहीं। एग्जैक्टली फिर वो गंदी गंदी हैवी फीलिंग। जब से मैंने एक नॉर्मल इंसान की तरह खाना खाना शुरू किया है, बाय नॉर्मल इंसान आई मीन सब्जी भी खाओ, फल भी खाओ, ग्रेन्स भी लो, प्रोटीन भी लो, कुछ ना मैं ले सकूं, हाँ मेरा ये होता है कि मैंने अपना 1-2 पीस फल के और प्रोटीन का पोर्शन अपना दिन का पूरा करना है। बिल्कुल। तो आप पहले इस पे गाइडेंस दें उन लोगों को जो अभी तक फंसे हुए हैं हाई प्रोटीन डाइट्स पे, क्योंकि एक पूरी जनरेशंस है जो सिर्फ हाई प्रोटीन कर रही हैं अभी भी। इस पे गाइडेंस दें। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप बिल्कुल हाई प्रोटीन पे चले जाएंगे तो तब भी मसले हैं, आप अगर प्रोटीन इंटेक आपका लो होगा तो तब भी मसले मसाइल आपके साथ आएंगे। ठीक है, तो हमने इसको कैसे मैनेज करना है कि आपने ये कैलकुलेशन रखनी है कि 60% आपकी जो डेली रूटीन में जो आपने खाना है उसका 60% जो है वो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। ऐसी चीज़ें, ऐसी डाइट जिसके अंदर जो है वो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल मीट, एग्स, फिश, लाइक दिस। रिमेनिंग 20% जो है वो हमारा होना चाहिए हेल्दी फैट्स। फैट्स का मतलब ये नहीं अब लोग कहें जी कि ये तो इस तरह तो हम जंक फूड भी थोड़ा सा खा लेते हैं, ये है वो नहीं। हेल्दी फैट्स में जो है वो जैसे कि नट्स आ जाते हैं, ठीक है, योगर्ट आ जाती है,
हेल्दी फैट्स ये होते हैं जिससे क्या है आपका वो हेल्दी फैट्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, और बाकी रिमेनिंग जो है 20% आप लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये मुझे कह रहा है कि आप मेरी हर रोज़ की दो डिफरेंट आए हैं राय इसके ऊपर। अमेरिकन डाइटिक एसोसिएशन ADA कहती है कि मेरे जैसे बंदे को 50 से लेके 90 ग्राम दिन का लेना है प्रोटीन। व्यूअर्स 100 ग्राम प्रोटीन इतना सा होता है बिल्कुल। अब अगर इसके डिस्क फॉर्म में अगर आप कहें तो इतना सा होता है, राइट। एक पतला सा, अगर जिस तरह हम जिसको कहते हैं बर्गर की एक पैटी, तो वो यूजुअली 100 ग्राम की होती है, राइट। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा हो गया है बेसिकली। गया? हाँ जी, वो इस तरीके से क्योंकि हुआ है। और ये कह रहा है कि फॉर डिजीज़ एंड बीमारी कंट्रोल के लिए रेकमेंडेड है कि 40 से 140 ग्राम लें। यानी कि अगर हम 100 और 150 के बीच में मेरे जैसा बंदा प्रोटीन ले लेता है, इज़ दैट ओके? बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि जैसे कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ मीट खाते हैं तो उसके अंदर लेट्स सपोज हमें मिलता है 23 to 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो ये बात हो रही है। ओए हाय ये बात हो रही है। तो यानी कि जो हम खा भी रहे हैं उसमें भी प्रोटीन कम है। वो डाइजेस्ट भी तो होना है ना, उसके अंदर से आपको फिर प्रोटीन मिलनी है ना, तो उसकी बाकी तो वो वेस्ट हो जाना है। तो यानी कि हमें मिकदार उतनी लेनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और वेयर एंड टेयर को भी मद्देनजर हाँ रखते जी, हुए exactly। कि इतना हजम होना है तो इतना तो निकल जाना हाँ है। जी, तो 100 ग्राम में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा आपको। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इतना फूड प्रोटीन आपकी होनी चाहिए डेली इनटेक, कि उस जितना आप खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, ठीक है, उन सब के बाद जब हम कैलकुलेट करें, जैसे कि आपने 100 ग्राम मीट खाया, आपको 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल गया। आपने लेट्स सपोज 3 एग्स खाए, एक एग के अंदर 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। हाँ। अब एग तो वैसे तो देखा जाए वेट करेंगे तो वो तो 70 ग्राम का, 80 ग्राम का, 100 ग्राम का बन जाएगा। तो लो, जो मैं जिस दिन कुछ नहीं खाती उस दिन मैं 2 अंडे खा के खुश हो जाती हूँ कि यार मैंने तो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो मैंने नहीं की। लेकिन अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो वो जो है इतना इशू नहीं होगा। वर्कआउट जब हम करते हैं तो हम अपने मसल्स को टीयर कर रहे होते हैं। अगर आपने टीयर किया है तो उतनी सफिशिएंट प्रोटीन आपने बॉडी को नहीं दी, तो वो जितना टीयर हुआ है, ठीक है, वो वापस जुड़ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें एक्सरसाइज भी हमने, और एक्सरसाइज फिर कितनी करनी है। खुराक की तो हमें समझ आ गई कि भाई अपनी, सीधी बात है व्यूअर्स, हम यहाँ पे कितनी भी इससे रिलेटेड बात कर लें, आपको अपनी रिक्वायरमेंट खुद, हम इस वक्त अगर सेट पे, उस सेट पे 7-8 लोग हैं, हम चले 10 लोग सेट पे, हम 10 के 10 की व्यूअर्स बिल्कुल मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होगी। एग्जैक्टली, ये अंडरस्टैंड हो गए, कर लिया। अब एक्सरसाइज का बताओ। अब एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया है कि जब हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, हमने कुछ डेफिशिएंट करना है वहाँ से, डाइट से, और कुछ हमने वर्कआउट करना है। अल्टीमेटली जैसे कि आप अगर दिन के अंदर 1000 कैलोरीज बर्न करेंगे और पूरे वीक में आप 7000 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, समझ लें, आप एस्टिमेट लगा लें कि 1 kg वेट लॉस आपका तब होगा जब आप 7700 कैलोरीज बर्न करेंगे। तो एक वीक के अंदर जो है वो आप हेल्दी वे में 1 kg वेट लूज़ कर लेंगे, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द मंथ आप 4 kgs जो है वो वेट लूज़ कर लेंगे। इज़ इट सिंपल? अमेजिंग। ओके, नाउ फाइनली नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, दबा के वर्कआउट कर रहे हैं, आप डाइट भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो रहे हैं आप 3 घंटे 4 घंटे, कोई फ़ायदा नहीं होना उन चीज़ों का। आपकी बॉडी रिकवर तब करती है जब आप स्लीपिंग मूड के अंदर होते हैं, जब आप रेस्ट मूड के अंदर होते हैं, आप सो रहे होते हैं। अगर आपकी जो है वो स्लीपिंग 8 से 9 घंटे नहीं है, तो आपकी बॉडी जो है वो उन जो मसल की जो टीयर हुई है, ब्रेक डाउन हुई है, बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ चल रही है, मेटाबॉलिज्म जो आपका है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और आपको उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। स्ट्रेस, जिसमें सबसे आजकल हर बंदा ना कोर्टिसोल लेवल की पे बात, लगा। वो कहते ना पहले विटामिन डी से सारे ऑब्सेस हो गए थे, तो विटामिन डी का ही खेड़ा नहीं छड़ रहे सी, हुन कोर्टिसोल एक ये मसला। भाई हर रोज तुम लोग कोई नई मसला निकाल लेते हो हम लोगों के लिए। ये जो हेल्थ एंड फिटनेस वाली बरादरी है ना, ये लोग ठीक नहीं है, ये हम में से नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, अब आपको बड़ी सिंपल चीज़ें लगेंगी। नहीं, प्यार मोहब्बत से प्यार मोहब्बत से हाँ, होंगी। ठीक है, हाँ, बताओ।
अब इस तरीके से आपने देखना है कि हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, आपका बॉस आपको तंग कर रहा है, काम करके जाना है तूने, 9 घंटे से पहले नहीं जाना, ये करना है वो करना है, बंदा जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट, सर्दी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है मौसम इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो पोल्यूशन, ठीक है, जो आपको पता ही है कि और उसके अलावा एक और इन्वायरमेंट में देखो अपने जो घरेलू हालात भी होते हैं। एग्जैक्टली, मेन फीमेल्स के लिए स्पेशली, इवन फॉर मेल, देखो आप काम पे जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, राइट, नौकरी कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। इवन फीमेल्स के साथ घर के अंदर भी तो मसाइल चल रहे होते हैं, उधर के भी कामों के भी प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, घरों के अपने। देखें किसी भी घर में हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान कहे कि हमारे घर में किसी भी चीज़ की परेशानी है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा कोई बीमारी, कोई पैसों का मसला, कोई लोन देना है वो नहीं दे पा रहे, तो कोई ना कोई टेंशन। इवन छोटे बच्चों को देखो यार, आजकल बच्चे कितने परेशान हैं। 8 साल का बच्चा परेशानी में बैठा होता है तो बेटा क्या हुआ है, बस वो जी मेरे 2 पेपर आ रहे हैं और असाइनमेंट मिली हुई है, ये तो हर बंदा ही टेंशन में है। अब तो मुझे लगता है बच्चा माँ की कोख से निकलते ही टेंशन में आ जाता है, मासूम। आई एम सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जब कहते हैं कि जी अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर लें, आई एम सॉरी, आप जिस तरह लाइक यू आर नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग, यू आर ऑल्सो अ लाइफस्टाइल का कोच। एग्जैक्टली। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जब आप लोग कोचिंग करते हैं और मोटिवेशन देते हैं और गाइडेंस देते हैं हम जैसों को, तो पॉइंट ये होता है कि ये कहते हैं और हाँ अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करें। कैसे करें? कोई बटन तो नहीं है जो हम दबा सकते हैं। इसी की तरफ हम आते हैं कि कैसे होगा वो, आपका कोर्टिसोल लेवल कैसे डाउन होगा और आपका जो है वो प्लेयर हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स, डोपामिन या सेरोटोनिन, वो कैसे ऊपर जाएगा। जब आप वर्कआउट करते हैं तो साइंटिफिकली रिसेंट रिसर्च के अंदर मैं पढ़ रहा था कि ये प्रूव कर दिया उन्होंने कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका कोर्टिसोल लेवल डाउन होता है और आपका डोपामिन और सेरोटोनिन हाई होता है। बेशक 100%। और इसीलिए मैं सुबह उठते ही, आपको पता है यहाँ आने से पहले 7 बजे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। गुड। 6:30 मैं अपनी कार्डियो शुरू कर देती हूँ, 7 o'clock में ट्रेनर आते हैं, 7 से 7:30 7:35 तक मैं अपना करके मैं तैयार होने चली जाती हूँ। बाकी के फिर हमजा मेरा बेटा भी, हम दोनों साथ एक्सरसाइज करते हैं सुबह। द रीज़न आई डू दैट इज़ क्योंकि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना जैन थकी हुई, टेंशन, बिकॉज ऑब्वियसली सुबह लाइव शो करना है, मुझे पता है कि मैंने उठ के 100 चीज़ें करनी है, ये ऑप्शन नहीं है कि बीमार भी हूँ तो कौन मैं छुट्टी कर रही हूँ। सो जब मैं ये कर लेती हूँ ना आफ्टर द एक्सरसाइज, प्रोग्राम होस्ट करने में भी मज़ा आता है, फिर मुझे मेरा मूड अच्छा होता है बिकॉज ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन। यस, वो कोर्टिसोल डाउन हो चुका होता है आपका। सही। और ये भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज करना का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये हमारी अपनी मिथ्स हैं कि जी सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। आपको जब टाइम मिलता है आप वर्कआउट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप रात को बहुत टेंस होते हैं और रात को आपको नींद नहीं आती, तो अच्छा है कि आप शाम के टाइम एक्सरसाइज करें। अब ये नहीं कि आपने 10 बजे सोना तो 10 बजे जिम चले गए आप, नहीं, मतलब 9 बजे जिम चले गए और सोने, आपको उसमें भी 3 घंटे 2-3 घंटे मुझे तो लगता है कि मैं अगर अभी एक्सरसाइज करूं तो मुझे फौरन मुझे सोया नहीं जाएगा, मुझे 3-4 घंटे लगेंगे। तो अगर आप यू आर वन ऑफ दोस पीपल जिनको रात की नींद नहीं अच्छी आती, तो मे बी आपके लिए जॉब शॉप चीज़ें वीज़ें करके 5-6-7 बजे आप एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद आपने आराम से बैठ के थोड़ा सा ब्रेक के बाद डिनर शिनर खाया, उसके डिनर के बाद थोड़ी सी चहलकदमी की ताकि खाना चढ़ा हुआ ना हो, एंड देन आफ्टर 3 hours लाई डाउन आफ्टर ईटिंग एंड गो टू स्लीप। हर बंदे का अपना है। लोग असल में ये बात जो करते हैं ना, सिर्फ सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो वेट कम होगा, वो कर ही नहीं पाते कभी, तो जो ना उनको टाइम मिलता है ना कर पाते। तो लोगों को अपने हिसाब से, अगेन जिस तरह बॉडीज सारी डिफरेंट हैं, उसी तरह मुझे क्या मेरे लिए वर्क करता है और आपके लिए क्या वर्क करता है जैन बेटा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एंड में आप मेरे व्यूअर्स को पैगाम क्या देना चाहोगे? अगर आप दरिया को कूजे में बंद कर सकते तो मेरे व्यूअर्स की नज़रों में नज़रें डाल के उनको गाइड करें। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, आपको जब भी टाइम मिलता है, जैसे भी हमारी बात चल रही थी, जब भी आपको टाइम मिलता है आप वर्कआउट करें। बेशक आप अगर आपकी जॉब की टाइमिंग इस तरीके से है, आप रात को 10 बजे फ्री हो रहे हैं या 11 बजे फ्री हो रहे हैं, वट एवर 12 बजे फ्री हो रहे हैं आप, ठीक है, आप उसके बाद 1 घंटा या आधा घंटा रेस्ट करें, लाइट सा वर्कआउट करें, घर आएँ, ठीक है, अपना मील इनटेक करें और सो जाएं। लेकिन अब ये नहीं कि आपने सुबह फिर 4 बजे उठना भी है तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। आपने जिस भी टाइम वर्कआउट करना है उसके बाद आपने मील लेना है, उसके बाद आपने लाजमी जो है वो 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह
आपकी बॉडी रिकवर भी करेगी और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बिल्कुल। और वैसे तो ज़ैनुल आबिदीन लाहौर में ही होते हैं, बट इनकी अक्सर ट्रैवलिंग भी चल रही होती है, डिफरेंट जगहों पे जाके लेक्चर्स भी देते हैं, गाइड भी करते हैं, लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो व्यूअर्स, अगर आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए ना, तो देन जब भी आप ढूंढें कि किसके पास जाना है, कोशिश करें कि किसी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट या सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर या सर्टिफाइड लाइफस्टाइल कोच के पास जाएं, जैसे कि ज़ैनुल आबिदीन है। अब लाहौर के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स, वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स जिनका बहुत उधर ये ट्रेन कराते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो यूनिवर्सिटी में भी आप सिखा भी रहे हैं, और आप ये देखें कि साथ साथ अपनी PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं इसी फील्ड में। अब मैंने अगर इंतखाब करना है किसी ट्रेनर का, तो मुझे ये देख के नहीं करना कि यार उसने कितनी को मस्कुलर बॉडी बनाई। अब ज़ैनुल आबिदीन का अगर आप नेचुरली देखिए, इफ यू डोंट माइंड माई सेइंग सो, इनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा है, ही इज़ नॉट अ लार्ज मैन। अब इस हाइट पे अगर ये बहुत ज़्यादा बॉडी बना लेते हैं तो ही इज़ गोइंग टू लुक अ बिट फनी। तो इन्होंने अपनी बॉडी अपने बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से जितना, देखिए हड्डियों ने भी तो मसल का वेट उठाना है ना भाई, एनी भी तो नहीं बनानी बॉडी के, मतलब बंदा बाद में जाके झल्ला लगे। सो द पॉइंट इज, द रीजन आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद यू वाज बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हाइट बहुत ज्यादा टॉल नहीं होती तो लड़के बहुत ज्यादा बॉडी बना लेते हैं, और उसी में आपको पता चल जाता है कि कितने पानी में है और कितने में नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि एक सेंसिबल इंटेलिजेंट बंदा जिसने अपनी जिंदगी भी सेहतमंद अंदाज में गुजारनी है, वो कभी भी अपने साथ ये ज्यादती नहीं करेगा। सो द फैक्ट इज व्यूअर, एक नॉर्मल हेल्दी अंदाज में अगर आपने अपना वजन कम करना है, उसको कम भी रखना है, तो इंतखाब करें ऐसे लोगों का जिनकी ट्रेनिंग और नॉलेज लेवल ज़ैनुल आबिदीन के लेवल का है। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। सॉरी आपको ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैंने निकाल के बुलाया कि व्यूअर्स, जब आप कहते हैं ना ऐथे तो इंज ही होंगे ने ट्रेनर, आई एम सॉरी, ऐथे बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफाइड क्वालिफाइड लोग भी हैं। प्लीज़, जिस तरह आप स्किन और बॉडी से रिलेटेड जब कोई चीज़ डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं तो इतनी रिसर्च करके जाते हैं, तो खुदारा प्लीज़ ये आपकी सारी ज़िंदगी की एक आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और बेस बनाने हैं बाय गोइंग टू द राइट पर्सन, एंड रॉन्ग पर्सन आपको इंजरी की तरफ लेके जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाप बेटे की बहुत ही टैलेंटेड जोड़ी हमें ज्वाइन करेगी, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने और मेरे नेफ्यू ने, और माना कि हमारा खून का उस तरह से रिश्ता नहीं है, लेकिन वो वाली बात होती है ना कि कुछ लोग होते हैं जो आपके सुख और दुख के साथ ही होते हैं। तो ये जो हमारे प्यारे भाई हैं, ये हमारी पूरी इंडस्ट्री के सुखों के साथी हो या ना हो, लेकिन दुखों के साथी ज़रूर है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा अगर उस कैटेगरी में भी देखें तो मैटर ये करता है कि कौन आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा होता है। तो ये हमारे वो वाले भाई हैं कि इनको आप ना भी आवाज़ लगाओ मुश्किल के वक्त में, तो इनको पता चल जाए तो ये हाजिर हो जाते हैं। बात हो रही है बहुत ही ब्रिलियंट कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर, वोकलिस्ट, म्यूजिशियन, म्यूज़िक टीचर कवाल, क्योंकि इनके क्रेडिट को इतनी चीज़ें जाती हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे कि जब आप इनको इस तरह से इंट्रोड्यूस कराते तो पर्सनैलिटी इतनी मैटर नहीं करती ना, कि इतना सब कुछ कर रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है क्या पर्सनैलिटी हो। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनमें कूट कूट के आजिज़ी भरी है। हमारे साथ हैं द ग्रेट नदीम सलामत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। यू ऑलवेज इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और ये सच्ची बात है, ये बिल्कुल कहते हैं साफ दिल की अलामत नहीं। बट नदीम भाई ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अब आपकी फैमिली, आप मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह टैलेंट तो आपके ख़ानदान में कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन द इशू इज़ दैट जब टैलेंटेड बहुत होते हैं और जब इतनी ज़्यादा आपकी वो जो कहते हैं ना दुनियावी क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो जो रूहानी जो एक्चुअली मैटर करती हैं, आप किस किस्म के इंसान हैं, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। देखिए मेहदी हसन साहब को लोग याद करते हैं उनके टैलेंट की वजह से, लेकिन ये बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं कि मेहदी हसन साहब कितने बड़े दिल के मालिक थे। अब अपने मौला जट, अपने क्या नाम था सर का, नहीं मौला जट साहब, वो उनका सुल्तान राही साहब, सॉरी आई एम सो सॉरी हमारे लेजेंड सुल्तान राही साहब,
सुल्तान राही साहब जब इस दुनिया से रुखसत हुए, उनके फैंस तो रोए, लेकिन जिन लोगों के सर पे उन्होंने हाथ जी, रखा हुआ था वो उन्होंने बाकायदा मातम किए। सो बात बिल्कुल यह है कि हमारे आर्टिस्ट में कुछ लोग आज भी बाकी हैं आप जैसे, Thank you, जो लोगों का thank ख्याल you. करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक तो यू। ये इम्पोर्टेंट था। अब बड़े बाप का एक बहुत ही टैलेंटेड, और अपकमिंग इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि इनकी लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, एज अ सिंगर एंड माशाल्लाह म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं। बहुत ही कम उम्र पे माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें अचीव करना और सही रूट से जाना, और सही रूट से जाना। बीइंग जेन ज़ी ही कुड ऑल्सो चूज़ टू गो डाउन, के मतलब ऊट पटांग 4-5 चीज़ें निकाल के वायरल कर दो, उसके बाद अच्छा काम करना शुरू कर दो, जिस तरह बहुत से आर्टिस्ट ने किया। लेकिन अपने ख़ानदान का नाम, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट और रियलाइजिंग कि अपने आप को लंबी रेस का घोड़ा बना के चलना है। हमारे साथ है तथहीर नदीम सलामत। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अब्बा जी की इतनी तारीफ हो गई है कि अब इस पर पूरा कैसे उतरोगे खुद, मसला ये है। अच्छा तथहीर, मुझे ये बताओ बेटा, ऑफ कोर्स वी लॉन्च्ड यू ऑन द प्रोग्राम एज वेल। मेरे लिए बड़ा ऑनर था कि यू वर अ पार्ट ऑफ दैट होल, कि मतलब हमें मौका मिला आपके करियर में इतना सा हिस्सा डालने का। लेकिन जब लॉन्च करते थे तो उसके बाद चीज़ें कहाँ पर पहुँची हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, आज मज़े की बात है कि हॉट सीट में तथहीर हैं और नदीम सलामत और जुगन काजिम, इनसे इंक्वायरी करने के लिए इनको हमने बिठाया। मैंने कहा कार पे हाथ नहीं लगता, ऐसे बह के इंक्वायरी कर दें, ठीक है। तो तथहीर, मुझे ये बताओ कि लॉन्च से लेके अब तक का सफ़र, लॉन्च हुआ सोचा होगा कि यार मेरी तो फ़ौरन जो है वो गुड्डी चढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पीटीवी का ज़माना नहीं है जहाँ पे सिर्फ पीटीवी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे बताओ कि उस वक्त से लेके अब तक किन इश्यूज़ को फेस किया है, क्या क्या स्ट्रगल्स और क्या क्या अचीवमेंट। सबसे पहले तो अपडेट ये दो मुझे। सबसे पहले तो उसके बाद जो वॉइस आपकी चेंज होती है, उस उम्र में चेंज हो रही थी, तो उसके बाद तो अनु छेती पई सी, बस वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो आवाज़ थी वो कभी कभी नहीं भी गाया जाता था, तो वो टोन बदल जाता था कभी कभी वोकल्स का, इस तरह। बाकी ये है कि तब से लेके अब तक अच्छा म्यूज़िक भी काफ़ी सीखा, भी बहुत कुछ है, और अब दुनियावी काम करने की भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। अब ये देखें ना व्यूअर्स, तथहीर जब लॉन्च करना चाह रहे थे, मुझे पता है कि नदीम भाई 100% सेटिस्फाइड उस वक्त नहीं थे। इनको यही था, और आपको याद है आपने मुझे भी कहा था, मैंने ऐसा लगता है कि यदि आवाज़ बदलेगी, और वही हुआ। और वॉइस चेंज होनी होती है, आपका ये था कहते मैं तो दसा बिकॉज दिस इज फॉर द नॉलेज। जब भी 16-17 साल का बच्चा होता है वो गा रहा होता है, कोई भी आर्टिस्ट आज तक जो भी गाया, उसको पंजाबी में हम बोलते हैं कि आवाज़ कंडीचे आ गया। ये जो ना वोकल कॉर्ड के साथ ये जो लगा होता है, ये कुछ बदलता है कि बच्चा बोलता है तो हैरानी होती माँ बाप को, कैसा बोल रहा है ये। मतलब मेरा उसमें हमजा बिल्कुल तलखी सी इसकी होती आपकी भी जिस तरह पतली आवाज होती है, या। भारी हो जाती है। हो जाती है, ठीक है जी। फिर गाना खराब हो जाता है, फिर उसमें मेहनत होती है, फिर वोकल अपनी जगह पे आता है, बिल्कुल यानी उसके मसल्स खराब होते हैं, वी कैन से दैट। नहीं बट सर, आपने इसको इतनी छोटी उम्र से रियाज वगैरह चीजें वगैरह शुरू कराई। हाँ जी, वो लगा रहा है। नहीं तो रियाज फिर क्या लड़के को नहीं, लेट मैं करना आपको चाहिए लाइव में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, तब से लेके अब तक जब से मैं गा रहा हूँ, 4-5 साल की उम्र से ये गा रहा हूँ मैं, तब से लेके अब तक कोई रियाज नहीं किया मैंने कभी भी। हैं? ये बाबा बैठे हैं, आपको बताएंगे। क्या मतलब? कभी रियाज कुछ नहीं किया मैंने। हाथ नहीं लगता? नहीं, वैसे ही तो कौन है? रियाज की वो जो कह रहा ना, वो टिपिकली के मैं थपेड़ा मारे कह रहे आप, मैं इसको कहता हूँ गाओ अपना, और मैं सुन रहा पुत्र रियाज रिहर्सल होती है आज के जमाने में, उस वक्त चंडे चपेड़े होती थी, अब चंडे चपेड़े नहीं होती। मैं सिर्फ सुनता हूँ। इनको मार ही ना दे कभी। वैसे मारा है बच्चों को? मतलब मैं गुस्सा आए ना तो मैं थोड़ा जहा वालबाजी ए वाली इंज करके जरा थोड़ा जहा तो ए मैं जरूर कर देना, लेकिन आप बड़ा हो गया, बाल भी बड़े हो गए, तो अब नहीं करता। अब नहीं करता, सच्ची मैंने किया है। बिकॉज मैं बताता हूँ, इनकी मदर की वजह से इनको मैंने पाला है, अपने बेटे बेटी को, और क्योंकि हो जाती है सेपरेशन हो जाती है, सो आई एम लकी कि ये मेरे हिस्से में आए, और मेरे लिए इससे बड़ा मकाम कोई नहीं है कि मेरे बाप दादा का नाम लेके ये लेगेसी को लेके आगे जा रहे हैं।
फिर मैंने इनको पाला है, बिल्कुल उन पे बहुत मेहनत की है, तो उस मेहनत में कभी कभी जब बड़े हुए तो फिर कभी खराब होते थे, तो मैं इसको पुत्र माँ होना बहुत मुश्किल है, तो प्यो ਨੂੰ जब माँ ते प्यो दोनों बनना पड़े तो फिर बीच में से नदीम सलामत निकलता है। तो हम ऐसा करते हैं मैं बनाऊं जी, मैं बनाऊं। नहीं, सच्ची बट बात। एक बात बताऊं, और पेरेंटिंग की कदर भी आ जाती है इंसान को। जब मुझे हमजा के लिए कुछ साल 6-7 साल बाप बनना पड़ा, तो कसम से बाप की कदर भी आई, और उसके साथ साथ जब फैसल ने टेक ऑन की वो वाली जिम्मेदारी, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने झोली उठा उठा के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मियाँ शुक्र है कि अब ये बच्चा मिलजुल के पल जाए। तो मैं आपको सलाम पेश करती हूँ भैया, आपकी भी एक बड़ी स्ट्रगल रही है। बहुत सगन। और होता ये है कि कभी कभी चीज़ें नहीं भी वर्कआउट करती, लेकिन बच्चे मुतासिर नहीं होने चाहिए, और कहीं ना कहीं हो जाते हैं। हो जाते हैं। इस वजह से हमारी एक कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा इनको अच्छी थप्पड़ प्रोमिनेंट नहीं कर देनी, मैं एवी नॉर्मली कदी कदी एवी सालों में कभी ऐसा नहीं मैं उसकी शक्ल से लग नहीं रहा। पुत्र तदहीर हम ब्रेक में बात करेंगे, अभी तू मैंने गाना सुना दे, तेरी मेहरबानी, ऐसे मसला खराब हो जाएगा। तो हमने अभी, अगर आपसे हाँ, रिक्वेस्ट हम करें, दोनों फरमाइश करें, एक दोनों हमारा बाप बेटा, अगर very, जब हम बाइट से और 10, जब 12 ब्रेक से वापस आएंगे व्यूअर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि अब करियर की ट्रैजेक्टरी हम कहाँ लेके Yeah, जा रहे हैं। definitely. लॉन्च ये- हो गया, पहले हमने तथीर की बात मानी, अब तथीर साहब जो है वो नदीम सलामत की बात सुन रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। मुझे नदीम भाई की सबसे प्यारी बात ये ज़रूर लगती है व्यूअर्स, मैंने भी कभी लाइफ में कभी कोई करना हो पंगा या कोई बात की हो, तो नदीम भाई पहले बड़े तरीके से मना करते हैं, उसके बाद कहते हैं फिर ठीक है, फिर आप एक दफा कर लेते हो जो करना होता है, फिर वापस आओ, फिर नदीम भाई कहते हैं आजा पुत्र हुन मैं बताना हुन की कर। yes, इट्स ओके, इट्स ओके, ओवर टू यू मेरा बेटा। ये जी जब हम 2007 में बसंत फेस्टिवल करने आए थे, तो हमने कवाली को फ्यूजन से स्टैंड किया था, यू नो। तो ये बसंत फेस्टिवल होता था तब 2006 में, काफ़ी अरसा बाद इंग्लैंड से आए थे, तो वो गाना हम आपको पेश करते हैं। नेड़े 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 वसवे डोलनिया नेड़े 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 वसवे डोलनिया नेड़े नेड़े वसिए चब चब मिलिए नेड़े नेड़े वसिए चब चब मिलिए फट पवे परदेस नेड़े 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 वसवे डोलनिया। क्या आप ऑफ इसकी ताली बजा सकती हो? नेड़े 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 वसवे कंटिन्यू या नहीं यार कंटिन्यू बजानी। ओए ओए कैसी ऑफ इसकी क्लैप जा रही है आप। ताली, दूर ताली। नेड़े 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 ये वाली नहीं बजानी। नेड़े 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 इन्होंने हमसे कवाली वाली बजाई। वसवे डोलनिया नेड़े 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 वसवे डोलनिया नेड़े नेड़े बसिए छब छब मिलिए नेड़े नेड़े बसिए छब छब मिलिए हट पवे परदेस वे तेरे आने ना तो कुर्बान मारे अबरू तीर कमा वे तेरे आने ना तो कुर्बान मारे अबरू तीर कमा जिगर विच कसवे डोलनिया नेड़े 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 वसवे डोलनिया नेड़े 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 वसवे डोलनिया।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड नदीम सलामत, उस्ताद नदीम सलामत, एंड देन ऑफ कोर्स तथहीर नदीम सलामत हमारे साथ है। उस्ताद का बेटा होना एक आसान काम नहीं है। म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करना ऑलरेडी एक टफ चीज़, ऊपर से फिर बाप भी एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो लोगों को ग्रूम करके आगे दुनिया में लेके आता है अलॉन्ग विद हिज ओन करियर, तो व्यूअर्स बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रेशर भी बहुत होता है। लेकिन तथहीर ने लॉन्च के बाद बहुत से ऐसे चेंजेस लेके आए हैं, वॉइस भी, जैसे कि उन्होंने कहा कि जब आवाज़ ही बदल गई, जब गला ही बदल गया तो फिर एक तरह से रीस्टार्ट फिर से करना पड़ा। सो अब सिचुएशन कहाँ पे खड़ी है? तथहीर आप बताएंगे, नदीम साहब आप बताएंगे, बल्कि एज एन उस्ताद पहले आप बताएं कि आपने इनको, आपसे उस्ताद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तथहीर आप मुझे ये बताइए कि अब आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब आप एक पूरी एल्बम निकालने लगे हैं। मैं एल्बम तो अभी नहीं फ़िलहाल कर रहा, क्योंकि सिंगल्स का अब दौर चल रहा है। एल्बम्स के अंदर कोई इतना कोई नहीं सुनता। लेकिन आप एक तरह से बना तो उसको डिजिटल एल्बम की तरह ही रहे हैं कि रिलीज 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 और फिर एंड में एक एक तरह वो एल्बम ही हो है, एल्बम स्टाइल ऐसे कह सकते हैं कि वो अपनी एक डिजिटल एल्बम स्टेप बाय स्टेप रिलीज। एग्जैक्टली जी। तो वो एल्बम्स का अब दौर नहीं, तो सिंगल्स की तरफ जो है लोगों का ज़रा, अब तो वीडियोस, म्यूज़िक वीडियोस भी बहुत कम बनती हैं कि ऑडियोज फेंक देते हैं लोग यूट्यूब के ऊपर, और वो चल गई तो फिर उसका म्यूज़िक वीडियो बना बेटा देते हैं। फेंक ही रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि म्यूज़िक वो फेंकने वाली चीज़ तो नहीं है। बहुत अच्छी बात। आपकी सोच है कि एक गाना जब पहले निकला करता था मैडम जी के ज़माने में या मेहदी हसन था, उसकी पूरी एक तैयारी होती थी, रिहर्सल्स होती थी। फेंकना बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। बट वो उसने वर्ड बिल्कुल सही यूज किए। मेरे सामने बहुत से यंग आर्टिस्ट ये बात कह के कहते हैं कि यार जस्ट हम बना के ना आप बस फेंक देते हैं। मैंने कहा जो चीज तुमने बना के फेंकी है दी, वो क्या रहेगी? फिर वो फेंकी हुई चीज ही रहेगी ना। वो फिर उसको भी फेंकेगा। बिल्कुल सही उसने कहा है बच्चे ने, उसने फेंका जाता है बंदा फिर। सो आप अब मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि क्या क्या है। अब अभी आपने क्या निकाला है, निकालना है, थोड़ी अपनी वो एक्सप्लेन करो। मैंने 2-3 गाने अपने सिंगल्स निकाले हैं, खुद कंपोज किया है, और रिटन भी मेरा है, और म्यूज़िक प्रोडक्शन भी मेरी है। ठीक है। तो वो मैंने आजकल का जो एक स्टाइल है, पर उसको भी नहीं मैं भूला कि मैं एक जो क्लासिकल बैकग्राउंड मेरा ज़रा मजबूत है, तो उसमें उसको देखते हुए आजकल का भी थोड़ा टच है उसमें, और थोड़ा सा हमारी जो क्लासिकल एक वो होता है वो भी बीच में टच है, तो उसको बैलेंस रख के ही चल रहा हूँ मैं। ज़्यादा आसान भी नहीं कर रहा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कर रहा। उस्ताद नदीम सलामत का इसके बारे में क्या राय है? बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही, एज अ आर्टिस्ट, एज अ लेजेंड आर्टिस्ट, और एक लेजेंड आर्टिस्ट जो जी और बच्चों को भी ग्रूम कर रहे हैं। बिकॉज आपका वाहिद स्टूडेंट आपका बेटा तो नहीं है। बिल्कुल। आपने हजारों बच्चों को ट्रेन करके आगे भेजा और अब वो आर्टिस्ट है प्रॉपर। बिल्कुल। सो आपकी एज अ प्रोफेशनल अभी इसके करियर के बारे में क्या आइडिया? इसमें 2-4 चीज़ें मुझे कोई अल्लाह ताला की करम नवाजी लग रही है, और मुझे महसूस भी है, और हमारे तमाम वर्ल्ड के जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं उन सब से मुझे फ़ील हुआ है कि उन्होंने इसके लिए क्या क्या कहा है, और मैंने भी उनसे कहा था कि इसको कहना है इसके काम का। मेरा बेटा समझ के एक लफ्ज़ भी नहीं कहना आपने। उन्होंने बोला है, अब जो मैंने सोचा है कि ही इज़ गुड सिंगिंग ऑन गिटार करता है, कीबोर्ड से करता है, हारमोनियम से गज़ल स्टाइल या गीत स्टाइल करता है, तो अब मैंने इसको कवाली का। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप खुद प्ले करते हो? जी करते। खुद प्ले। कितने प्ले कर लेते हो इंस्ट्रूमेंट्स? मतलब कौन कौन सा प्ले कर लेते हो? गिटार का जो हो गया, गिटार की तरह की एक बेस उसकी होती सारी जो बहन भाई होते हैं वो सारी प्ले कर सकता हूँ मैं। पियानो के साथ हारमोनियम हो गया, मेलोडिका हो गया, अकॉर्डियन हो गया, इसमें कीज होती हैं तो वो प्ले कीज वाला आपका है। मैं वही कहने की थी कि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ भी है इंटरेस्ट के। अब ये कवाली रिदम की तरफ है मेरा माइंड, वो रिदम मुझे पता जाने है। की बात करेंगे, बट वैसे आप वैसे गिटार हो गया, कीज हो गए, मतलब वो वाली सारी अब वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आज मैं आपको चाहूँगा अभी आगे कोई जो ब्रेक आपका जो सिस्टम होता है उस पर, कि एक इसका कवाली का करने जा रहे हैं जी, ये गज़ल गाएगा, सारा कुछ गाएगा, और फिर एंड पे कवाली अपने बाप दादा की जो निज़ाम है कवाली करेगा। पुख्तगी जो कवाली की प्रोफेशनली जो कवाली होनी चाहिए वो कवाली एक नवे रंग दे विच पेश की जाएगी जी। तो यानी कि
एक सर्टन स्केल पे शुरू हो के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स से खेलते हुए फिर एक कलेक्टिव हो जाएगा कवाली का। तो जी। एल्बम ही हुआ ना पुत्र एक तरह से। मतलब जब आप इनको अलग-अलग सी चीजों को ये डाल लाइव शो कर देना जिसका, क्या बात इसको लाइव शो। आपसे कुछ अर्सा पहले अलमरा में मेरी मुलाकात हुई, आई वाज देयर फॉर दैट मीटिंग। अच्छा, ओके स्पेशली वही मीटिंग के लिए मैं आया हुआ था, इसके वो शो के लिए, क्योंकि अब्बा जी की बरसी के बाद फिर हमने प्लान किया है कि अब जो पोता जो है ना उसको जरा इस तरह से भी लॉन्च होना चाहिए। वंडरफुल। कि ही इज इन कवाली नाउ। तो वो होना है, हो गया है, क्या स्टेटस है? आपको आना ही पड़ेगा। है कब? ये सितंबर में रख लिया, इंशाल्लाह 25 ऑफ सितंबर। अब आप देखें व्यूअर्स के एक इस किस्म के इवेंट की तैयारी जो है, हमारी मुलाकात कुछ 2-3 महीने पहले जी हुई पहले थी। हुई। तो आप ये देखें कि वो मतलब 6 महीने पहले से इन चीज़ों की तैयारी जी तैयारी हो रही जी, बिल्कुल। एक्चुअली प्रॉब्लम ये ना कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम प्लानिंग से नहीं चलते और फिर मौके पे एकदम से लोग कहते हैं कि ये कर लेते हैं और फिर चीज़ें तरीके से और क्लास से नहीं होती। आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही है कि आप सिर्फ इसको ही प्यार ही नहीं करते, आप दुनिया के बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, ये इस हॉल को मैं जानता हूँ, आपके ये लोग भूल जाए होंगे या ना भूल गए हों, यहाँ 4 साल मेरे सेट लगे होते थे तो मैंने 4 साल किया। बिल्कुल। और एक और बात जो तथीर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो तो आपने किया, लेकिन उससे पहले आपकी एंट्री पीटीवी में उस तरह से नहीं होती थी जिस तरह बाकी आजकल बच्चों की होती है। हाँ जी। आपको गेट पे बेटा खड़ा होना होता था, आप चाहे किसी की भी औलाद होते, यू हैड टू वेट, एक पूरी प्रोसेस होती थी अगर आपको बुलाया जाता था। और तथीर को कभी ये चीज़ फेस इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो उस्ताद नदीम सलामत का बेटा है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो इस हमने जो किया वो इसने नहीं किया। तो इस ऑनर को लेके भी तो आगे चलना है ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। यस, बहुत वाला बात है कि मतलब एक खानदान की इज्जत है, एक वो चीज़। और ये भी रियलाइज़ करना कि यार बहुत सी स्ट्रगल है जिससे आपके अबावजाद गुजरे, आपको नहीं गुजरने की पड़ी। फिर इवन आपके सगे बाप को अच्छे वक्तों में पैदा हुए जब इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन इनको भी अंदर एंटर होने के लिए खड़ा होना पड़ता था। जी बिल्कुल। पर्ची आती थी अंदर से कि हाँ जी बुला लो या ना बुलाओ, उस वक्त नहीं मिल सकते, मसरूफ हैं। आप अगर वैसे ही आए हैं कोई रिक्वेस्ट कुछ करने के लिए, जाएं, 10 दिन 20 दिन आपको आना पड़ता था, फिर कहीं आपको मौका मिलता था। एक बहुत बड़ी खुशी होती थी कि अंदर आ गया हूं मैं टीवी के अंदर। आप आरिफ लोहार साहब से कभी पूछें, एक दौर था जी, एक दौर हमने देखा, फिर अल्लाह ने ये दौर दिया कि फिर 4 साल यहाँ पे बरजमान रहे पूरा। बिल्कुल। फिर एक वक्त रहा कि जी वीकली शोज़ की तैयारियां हो रही हैं, पूरे निज़ाम होते थे। और इस हिस्ट्री के जो लेजेंडरीज हैं ना जी, डायरेक्टर्स, उन सब के साथ मुझे एजाज़ है कि मैंने काम किया है। एंड अल्लाह करे कि आपको भी अपने वक्त के जो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने का भी बेटा मौका मिले। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। अब वो जो आपने एक हमें टीजर दिया था वो सुनते सुनते हम चाहेंगे कि आज अपने शो को कंक्लूड करें। बेटा अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। बस एक बात याद रखना कि आप कोई रैंडम बच्चा नहीं हो, आपके पीछे ख़ानदान है और उस ख़ानदान की एक रिस्पेक्ट है। जब मैं भी इस फील्ड में आई थी तो मेरे घर वालों का यही पॉइंट था कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड से हैं, यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, तुमने मीडिया में जाके अगर गंद मारा तो हमारा मुंह काला हो जाएगा। और मुझे मीडिया में आने की इजाज़त भी इसलिए नहीं मिलती थी कि खुदा न खास्ता ये जाके पता नहीं क्या कर देगी, तो हम तो सारे के सारे कहीं के नहीं रहेंगे। बट अल्लाह का शुक्र है कि कुछ गलतियाँ की, बट ज़्यादातर ठीक, अल्लाह का शुक्र है कि मामला इज्जत से निकल गया। गलतियाँ इंसान बड़ी बात। किचन में भी सारा कुछ रेडी है शेफ नूर? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। वक्त कम, मुकाबला सख्त। प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक तथीर, वी लव यू। इंशाल्लाह आप लोग भी इनको फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि कितना ब्रिलियंट काम हमारा बच्चा कर रहा है।